स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और भारत ने फिर दोबारा दे दिया है चीन को झटका और भारत काम करने वाला है बहुत कुछ नहीं। बड़ी चीज ये है कि हमारे टाइटल का कहना है गवर्नमेंट इनवाइट्स बिड टू सेट अप 10 गीगावाट आवर्स ग्रिड स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत आजकल ना विनिर्माण पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और इस दौरान भारत ने अब एक खास अपनी नजर डाली है 10 गीगावाट आवर्स ग्रिड स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग पे। अभी दरअसल है क्या, चीजों को किस तरह से बदलने वाला है और भारत के लोगों के लिए अब ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या खास होने वाला है, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझनी है। तो अभी फिलहाल केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने उन्नत रसायन कोश विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत 10 गीगावाट आवर्स ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। तो देखो, भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि भारत ने अब एक खास बात ध्यान दी है कि भाई कुछ ना कुछ करके हम अपने अलग अलग समय पर जो हमें ऊर्जा मिल रही है ना, उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये बड़ी चीज है भाई, कल के लिए आज अगर हम चीजों को बचा लें तो फायदा है ना। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास चीजें नहीं, कुछ चीजें ऐसी जो आज हैं पर कल नहीं होगी, पर स्टोरेज करना जरूरी है। तो अभी फिलहाल यहाँ जो स्थिति है वो यही कहती है कि भाई केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय इसीलिए कह रहा है कि भाई आप उन्नत रसायन कोश के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए खर्च करवाओ, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत सारा का सारा काम करो, 10 गीगावाट आवर्स ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए निविदाएं दो, हमें हम चीजों को आगे बढ़ाने का मदद करेंगे। तो इस योजना के अंदर क्या खास उद्देश्य है? दरअसल फिलहाल मेन फोकस यह है कि कुल 50 गीगावाट आवर्स ACC विनिर्माण क्षमता हम भारत में विकसित करें। धीरे धीरे इस तरफ पहुंचेंगे। अभी उन्नत रसायन कोश विनिर्माण में हम अभी चीजों को आगे बढ़ाकर 10 गीगावाट आवर्स की चीजों को सोच रहे हैं, बट मेन टारगेट हमारा 15 गीगावाट आवर्स का। तो अभी इनमें से जो 10 गीगावाट आवर्स क्षमता है वो विशेष रूप से ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण के लिए निर्धारित की गई है। तो बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने में यहाँ ये चीजें हमें मदद करेंगी और नवीकरणीय ऊर्जा का जो बढ़ता उपयोग है ये उसको भी समर्थन देगी। जैसे कि भारत चाहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों से अलग अलग तरह से अपनी क्षमताओं को बढ़ाए और वहां से ज्यादा विद्युत प्राप्त करे। इसी के साथ 2070 तक नेट जीरो होना, यह भी तो हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है। 2047 तक हमारे खास टारगेट्स हैं। तो भारत उस दिशा में काफी मजबूती से ध्यान दे रहा है चीजों को अच्छा बनाने। अब इसी के साथ यहाँ जो योजना है, इस योजना की प्रगति की बात करें तो दरअसल योजना को वर्ष 2021 में ही प्रारंभ कर दिया गया था और अब तक योजना का प्रभाव बहुत सीमित ही रहा है। और इस दौरान एक बड़ी चीज जो दिक्कत में रही है वो यह है कि बड़े बैटरी विनिर्माण प्रोत्साहन के अंतर्गत हमारा खर्च शून्य ही रहा। मतलब देखा जाए तो 2021 में योजना शुरू हो चुकी थी लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ऐसा क्यों? तो यही वाली बात जब सरकार से पूछी है तो सरकार ने बताया कि देखो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और दिक्कतों की वजह से 2021 में योजना को शुरू तो कर लिया गया, पर जो अपेक्षित परिणाम थे ना, वो परिणाम हम लोग प्राप्त नहीं कर सके। उसके पीछे का बड़ा रीजन यह है कि दरअसल प्रौद्योगिकी की कमी, यानी कि भाई टेक्नोलॉजी में हम लोग लैग किए हुए हैं, तो दिक्कतों में है हम लोग इस दौरान। तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है। इसी के साथ कुशल मानव संसाधनों का अभाव है हमारे पास में, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में ये इशू ना रहे। आवश्यक मशीनरी के आयात में हमारे देश में विलंब होता रहा, जिसकी वजह से हमारे यह प्रोजेक्ट और आगे बढ़ता चला गया और अब स्ट्रीम घटकों की कमी ने भी हमारी इस पूरी की पूरी परियोजना को बार बार पीछे करने का काम किया। तो इसीलिए अब सरकार सोच रही है कि चीजों को अब नई तरह से आगे लेकर जाए और चीजों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। फरवरी 2026 तक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक लगभग 1 गीगावाट आवर्स सेल विनिर्माण क्षमता विकसित कर चुका है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बट थोड़ा बहुत सपोर्टिव तो बिल्कुल है। अब इस दौरान ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण के महत्व को समझिए कि दरअसल हम जो ये 10 गीगावाट आवर्स की ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण पे काम कर रहे हैं, दरअसल इससे फायदा क्या होने वाला? तो दरअसल इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि अतिरिक्त विद्युत को हम लोग संग्रहित कर पाएंगे। अब जैसे बड़े समय चीज क्या होती है, जैसे कि आज के हमारा जो समय है, अभी हम लोग गर्मियों में है, समर्स में, तो समर्स की एक बड़ी चीज यह होती है कि इस दौरान हम लोगों को ना सौर ऊर्जा भर भर के मिल रही होती है। लेकिन इस दौरान मिल रही सौर ऊर्जा में बहुत सारे वो लोग जहां पर यह सरकार ने सौर पैनल लगाया हुआ है, वहां पर तो सोलर एनर्जी कलेक्ट हो रही है, लेकिन अभी भी हम अपनी इस पूरी की पूरी क्षमता का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। अब इस दौरान हम लोग अपनी जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है उसको हम सुधार सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और भविष्य के लिए चीजों को संरक्षित कर सकते हैं। वही एक बड़ी चीज है कि जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है हम उसको भी तो स्टोर कर सकते हैं ना, ताकि आने वाले समय में जब इतनी क्षमता से हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उस समय हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वही वाली बड़ी चीज है कि भाई हम फोकस ये कर रहे हैं कि जो अतिरिक्त विद्युत है हम उसको संग्रहित करें। जो हम अब एक्स्ट्रा बिजली है अभी इसको हम अभी यूज नहीं कर पा रहे, आने वाले समय के लिए उसको स्टोर करके रख लें ताकि कल को जरूरत पड़े तो उसको हम इस्तेमाल कर सके। और इस दौरान एक बड़ी चीज यही है कि भाई हमारी मांग बढ़ेगी, वो भी फिक्स हमें पता है,
तो हम ये भी चाहते हैं कि मांग के बढ़ने के अनुरूप ही हम अपनी स्टोरेज क्षमता या यूज करने की क्षमता को भी बढ़ाते चले, ताकि चीजें हमारी ज्यादा सेफ रहे। तो ग्रिड संतुलन बनाए रखने में भी ये हमारे लिए मददगार रहेगा और चीजों को बेहतर बनाएगा। तो इसीलिए ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण का हमारे देश के लिए बड़ा ही विशेष महत्व है और इसकी भारत को आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, आज का देखा जाए तो दोपहर के समय भाई सौर ऊर्जा उत्पादन बहुत ज्यादा रहता है, पर क्या इसका हम पूरा यूज कर पा रहे हैं? नहीं, हम डर के भाग रहे हैं कि हाय गर्मी, वही गर्मी, उफ गर्मी, यही तो हम लोग कहते हैं। बट ये केवल गर्मी गर्मी नहीं है, हमारी ऊर्जा है और इसी का ही हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा फायदा इससे हम ले सकते हैं, बट हम नहीं ले पा रहे हैं। तो दोपहर के समय सौर ऊर्जा उत्पादन अक्सर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास में भंडारण क्षमता नहीं है। यानी कि हमें मिल तो रहा है पर संभाले कहाँ, हमारे पास में तो सब कुछ कम पड़ता जा रहा है क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत है। तो क्षमता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि जो अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा है हम उसको फिर कम ही यूज कर पाते हैं, हमारा लेवल वहां डाउन रह जाता है। तो ग्रिड अतिरिक्त बिजली को समाहित नहीं कर पाता, हमारा ग्रिड अभी कमजोर है इस दौरान। तो भारत का यही टारगेट है कि 2030 तक पवन और सौर सहित 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता हम लोग प्राप्त करें। पर कैसे? ये जो आ रही ऊर्जा है इसको स्टोरेज करना पड़ेगा, स्टोर करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे और हम ये टारगेट अचीव भी कर पाएंगे। तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का महत्व खास है हमारे देश में। भारत सरकार लंबे समय से इस बात पर ध्यान दे रही है कि देश के लिए एक अच्छा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो विद्युत संग्रहित करती है हमारी यह भंडारण प्रणाली, बिजली को इकट्ठा कर लेगी। जैसे कि हम लोग पानी भर लेते हैं, चलता है फिर हमारा 1-2 दिन, ठीक वही स्थिति यहाँ है कि भाई इकट्ठा कर लो। घर में हम टंकी में पानी भर लेते हैं ना, पता है हमें कि सुबह में पानी आएगा, पर दिन भर पानी यूज करना है, तो इसीलिए सुबह में पानी आया तो मोटर चला के भर लो, अभी बाद में यूज करते रहेंगे। पर अगर उस समय भी नहीं भरा तो बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। ये वही वाले हाल है कि जब मिल रहा है तो स्टोर कर लो, बाद में फिर उसको यूज करते रहेंगे। तो बिजली इकट्ठी हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। जब ज्यादा मांगे तो ऐसे में फिर ग्रिड आपको बिजली अवेलेबल करवा देगी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का ये खास आधार भी आजकल मानी जाती है और जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर आपका एक महत्वपूर्ण संक्रमण भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चीजें यह भी विशेष बन गई है। अब इस दौरान बात करें कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कि सरकार क्या लाभ अपेक्षित कर रही है 10 गीगावाट ग्रिड स्केल क्षमता से। पहली बड़ी चीज ये कि ऊर्जा भंडारण आवश्यकता की पूर्ति होगी, यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी ये कि एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास स्टोरेज में रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का हम इससे माध्यम से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा यहाँ से हमारी मजबूत होगी और आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी। ऑब्वियसली जब हम खुद से चीजों को बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट पूरा तो नहीं बट कुछ तो कम होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है और जब हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है तो हम फिर क्यों ही उतना इंपोर्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने जिस तरह से पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया, पेट्रोल के जो इंपोर्ट हुआ करता था उसको हमने घटाना भी काम कर लिया। अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का भी विकास हो जाएगा भारत में। दुनिया के कई देशों ने विकास किया हुआ है, लेकिन भारत अभी इस मामले में पीछे है। बट भारत को चीज समझ में आ गई है कि भाई हर चीज हर जगह सेम नहीं होती, तो जो आज मिल रहा है इकट्ठा कर लो, कल को उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब विशेषज्ञों का राय इस मामले में थोड़ी सी अलग है और मैं बात हमेशा समझाता हूँ कि देखो कुछ कितना भी हो जाए पर चुनौतियां हमेशा रहेंगी। जैसे कि ये विचार तो अच्छा है लेकिन अभी भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। जैसे कि सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस से राहुल टोंगिया है, जो ये बताते हैं कि अगर 4 घंटे का भंडारण भी बनता है तो 10 गीगावाट आवर्स लगभग 2.5 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के बराबर होगा और ऊर्जा भंडारण की मांग इससे कई गुना अधिक बढ़ने का अनुमान है। तो ऐसे में ये हमारी क्षमताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, पर इस दौरान चीजें ये हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ शुरुआत तो होगी। तो उचित मूल्य निर्धारण होने पर पूरी क्षमता का उपयोग संभव हो पाएगा, यह वाली बात इन्होंने बताई है। तो चीजों में क्या है कि चैलेंजेस रहते हैं बट धीरे धीरे हम उनको प्राप्त करेंगे। ठीक इसी तरह से इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम से हैं रेजी कुमार पिल्लाई और इनका कहना है कि देखो भारत में एक बड़ी दिक्कत है कच्चे माल की। तो भारत के पास बैटरी ग्रेड सामग्री और बैटरी ग्रेड जल का पर्याप्त घरेलू आधार नहीं है। ऐसे में भारत को फिर भी कहीं ना कहीं से चीजें तो इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। तो एक चीज के मामले में अगर आप इंपोर्ट घटाते भी हैं तो दूसरी चीज का आपका इंपोर्ट तो बढ़ ही रहा है। वहीं उच्च निवेश लागत, तो ये इस तरह की परियोजना है जिनमें शुरुआती तौर पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब 1 गीगावाट आवर्स क्षमता स्थापित करने के लिए कम से कम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा निवेश है। और ऐसे में ये इतनी चीजों को फिर पूरा कई बार नहीं कर पाता, तो हमें कॉस्ट कटिंग पे भी काम करना पड़ेगा, कम लागत में ज्यादा फायदे ढूंढने पड़ेंगे। बट इतना कुछ होने के बावजूद देखो चुनौतियां तो रहेंगी, पर फिर भी लाभ बहुत ज्यादा है और अचानक से तो कीर्तिमान नहीं हासिल होगा, पर धीरे धीरे चीजें हासिल जरूर कर ली जाएंगी। तो भारत में भी चुनौतियों में यही है कि प्रौद्योगिकी का अभाव है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, कुशल मानव संसाधनों की कमी की समस्या भी अपने लोग फेस कर रहे हैं, मशीनरी आयात में भी अभी विलंब है। तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीजें भी प्राप्त हो।
अपस्ट्रीम घटकों की कमी है तो इन चीजों को भी सुधारना पड़ेगा। घरेलू बैटरी ग्रेड सामग्री का अभाव है तो इस तरफ भी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उच्च पूंजीगत लागत को भी अभी हम लोग को कम करने पे काम करना पड़ेगा। और क्षमता विकास की धीमी प्रगति है तो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, वरना नहीं होगी। तो यही है। पर इसके मामले में जिस तरह से अपडेट आई है, दुनिया के कई देशों में हो चुकी हलचल, क्योंकि भारत का प्लान है तो जबरदस्त। अभी छोटा प्लान है बट आने वाले समय में हम बहुत कुछ इसके माध्यम से अचीव करेंगे और चीजों को भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं लंबे समय तक पूरी होती रहे और हम लोग को स्ट्रगल ना करना पड़े। यही सारी चीजों के साथ आपको मैं एक खास अपडेट और देना चाहता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स तो आप रोज पढ़ते ही हैं यूट्यूब पे, बट बड़ी चीज ये कि अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो इस दौरान आपको जुड़ना पड़ेगा स्टडी IQ के बैचेस में। और फिलहाल एक नया बैच है जिसका एडमिशन की लास्ट डेट है 21 जुलाई। आप इस बैच में जुड़ सकते हैं बहुत ही कम फीस पे, क्योंकि 7,999 की फीस है, बहुत ज्यादा कम है। बट ये कम फीस तब लगेगी जब आपको KL लाइव कोड यूज करेंगे। तो KL लाइव कोड आपको यहाँ डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही आप लोग को फी रिफंड भी करा देगा अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तो। बट फिलहाल 2027, 28 और 29 के टारगेटेड बैचेस चल रहे हैं जहां आपको स्मार्ट मॉडल पे क्लासेस मिल रही है। और ये क्लासेस हैं स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आपको 1000 से अधिक घंटे क्लासेस मिलते हैं। पहले बेसिक, फिर आपका एडवांस कवर कराया जाएगा और इसी तरह से आप लोग का पूरा सिलेबस कवर होगा। करंट अफेयर्स, सेट आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपके लिए अवेलेबल। तो जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो यहाँ सॉल्व कराई जाती है और खुद टीचर्स भी आपको मेंटोर करते हैं इस जगह पे। असेसमेंट्स भी आप लोग को दिए जाते हैं ताकि आप लोग तैयारी में निरंतर आगे बढ़ते रहे। रिवीजन आपकी नॉलेज को कंसोलिडेट करती है और टेस्ट इस दौरान आपको इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। साथ ही 18+ बुक्स का सेट मिलता है ताकि किसी एक्सटर्नल सोर्स पर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। इससे बढ़िया बैच क्या ही हो सकता है आपके लिए। बस ज्वाइन कीजिए और तैयारी को बनाइए अच्छा। बाकी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ये सब भी आपके लिए खास, और क्लासेस की PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। स्टडी IQ IAS हिंदी मेरे साथ फिर होगी मुलाकात आने वाले सेशन में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।